हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं कारा का थर्ड पार्ट। कारा के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसका वेजिटेटिव थैलस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सेकंड पार्ट में हमने किया था इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल यानी कि जो मेल और फीमेल पार्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किया था। अब हम लेंगे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल पार्ट फुली डेवलप हो चुके हैं, अब उसके बाद में फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल में से एंथ्रीडियम बाहर निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल के अंदर कैसे आता है। तो देखिए, सबसे पहले अंडदानी यानी कि ओवोनियम कह दीजिए, चाहे इसको न्यूक्यूल कह दीजिए। ये जब मैच्योर हो जाती है तो इसके ऊपर जो ट्यूब सेट लिपटी हुई थी, जो स्पाइरल मैनर में 5 ट्यूब से लिपटी हुई थी, वे ट्यूब एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होगा कि जो ट्यूब थी उनके बीच में स्लिट्स बन जाएगी यानी कि दरार बन जाएगी। इसी समय जो इसके टिप पार्ट होता है जहाँ पे कोरोना होता है उसका भी जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। किसी भी कोशिका का जिलेटिनाइजेशन का मतलब होता है वहाँ की सेल वॉल का घुल जाना या नष्ट हो जाना। ठीक है, अब जो अंडदानी है उसकी जो दरारें हैं यानी ओगोनियम में हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि सेंटर में तो एक एग है, उसके चारों तरफ एक आवरण है, नीचे की तरफ जो आवरण है ट्यूब सेल से, जबकि ऊपर की तरफ जो है वो कोरोनल सेल या फिर टिप वाली है। तो ऊपर वाली सेल जिलेटिनाइजेशन के कारण घुल गई है, जबकि नीचे वाली सेल्स के बीच में सेपरेशन के कारण दरार आ गई है। यानी कि अंदर जो एग है वो अब एकदम क्या हो गया है, नेक्ड हो गया है या एक्सपोज हो गया है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए या एंथेरोजॉइड की एंट्री के लिए। तो हमने एंथ्रीडियम में बात करी थी कि जैसे ही एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाती है तो सील्ड सेल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं या फिर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तथा जो कैपिटुलर सेल थी प्राइमरी और सेकेंडरी उनका जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो मॉइस्चर को कैप्चर करके बाहर आ जाते हैं। अब पानी में तैरते हुए ये जो हैं एंथेरोजॉइड्स, ये जो दरार बनी है ट्यूब सेल के बीच में उसमें से एंट्री करते हैं और एग से जाकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके अंदर देखिए जो मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल गए तो ये क्या हो जाते हैं, 2n का मतलब जाइगोट कह दीजिए चाहे ऊस्पोर कह दीजिए, एक ही बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊ स्फीयर अलग चीज़ होती है, ऊ स्पोर अलग चीज़ होता है। तो जाइगोट या ऊस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही जाइगोट या ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है ये अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेता है। इसका कलर डिफरेंट स्पीसीज में या तो येलो होता है या ब्राउन या रेड होता है। इसकी जो वॉल है वो 4 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। जो आउटर मोस्ट 2 लेयर हैं वो पिगमेंटेड होती है, जबकि अंदर वाली 2 होती है वो नॉन पिगमेंटेड होती है। यानी बाहर वाली 2 के कारण आपको कलर दिखेगा, चाहे येलो है चाहे रेड है चाहे ब्राउन है। फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ समय तक ये जो ऊस्पोर या जाइगोट है ये ट्यूब सेल के बीच में रहता है, लेकिन बाद में ये ट्यूब सेल टूट जाती है और ये जिस वाटर बॉडी में कारा है उसके तले में जाके बैठ जाता है। इस समय ये रेस्टिंग स्टेज में रहता है। रेस्टिंग स्टेज कितने समय के लिए कितने समय तक चलेगी ये निर्भर करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कारा या फिर जितनी भी एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब पानी की कमी, तापमान ज़्यादा, ये सब। तो जितनी देर तक अनफेवरेबल कंडीशन चलेगी उतनी देर तक ये इसका रेस्टिंग स्टेज चलेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आ गई ये वापस जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देगा। तो देखिए, लोअर प्लांट्स यानी एल्गी फंजाई वगैरह जो भी हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी जाइगोट या ऊस्पोर कब बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसलिए उनके ऊपर क्या होता है, मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन को स्कीप करने के लिए करते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में अपन देखें जैसे कि मैंगो है, जैसे कोई भी चीज़ है, तो हायर प्लांट्स में अपन देखते हैं कि फ्लावर या फ्रूट उनके पर्टिकुलर सीजन में ही डेवलप होते हैं। तो हायर प्लांट्स हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फेवरेबल कंडीशन में करते हैं, जबकि लोअर प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में उस अनफेवरेबल कंडीशन को स्कीप करने के लिए करते हैं। फिर देखिए जर्मिनेशन। मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन आ गई है तो उस समय क्या होगा, इसकी रेस्टिंग स्टेज समाप्त हो जाएगी।
इसके अंदर जो जाइगोट है 2n है वो उस स्पोर के टिप पर चला जाएगा। इसमें अब क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से 4 अगुणित केंद्रक बनेंगे। कारा का मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है, तो फीमेल वाला गैमेट भी हैप्लॉइड यानी n था, मेल वाला भी n था। जैसे ही निषेचन हुआ वो क्या हुआ, 2n। अब हमें वापस n बनाना है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ तो इसीलिए इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। हायर प्लांट में आप पढ़ेंगे स्पोर बनने के समय मियोसिस होता है तो उसे कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। जबकि एनिमल्स यानी हमारे अंदर मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के समय, उसे कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। तो यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। मियोसिस कह दीजिए चाहे रिडक्शनल डिवीजन कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे 4 अगुणित केंद्रक बढ़ेंगे। इसके पश्चात एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा जो जाइगोट है वो 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। इसके जो ऊपर वाली सेल है वो छोटी होती है, इसमें एक ही केंद्रक होता है, जबकि नीचे वाली सेल बड़ी होती है, उसमें 3 केंद्रक होते हैं। ऊपरी सेल में एक वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे एक राइजोइडल इनिशियल तथा एक प्रोटोनिमा सेल बनती है। ये दोनों कोशिकाएं डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जाइगोट, यहाँ पे मियोसिस हुआ तो आपको टिप पर 4 अगुणित केंद्रक दिख रहे हैं। इस सेल में जाइगोट में एक डिवीजन हुआ है लेकिन अनइक्वल है। ऊपर वाली सेल छोटी है, नीचे वाली सेल बड़ी है। ऊपर वाली में 1 केंद्रक है, नीचे वाली में 3 केंद्रक है। ऊपर वाला जो है वो राइजोइडल इनिशियल कहलाता है, ये फर्स्ट प्रोटोनिमा ऊपर वाली प्रोटोनिमल इनिशियल है। जो ऊपर वाली सेल है उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन हो रहा है तो एक प्रोटोनिमल इनिशियल एक राइजोइडल सेल बन रही है। ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी। प्रोटोनिमा इधर ग्रोथ करेगा तो राइजोइडल इस तरफ ग्रोथ करेगा। फिर देखिए जो प्रोटोनिमा है वो बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो राइजोइडल इनिशियल है वो राइजोइड्स बनाएगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला वो डायग्राम में है। फिर इसके बाद में देखिए जो राइजोइड्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर जाते हैं। तो अपन ने डायग्राम में देखा था कि नीचे की ओर जा रहे हैं तथा ये दीर्घित होकर प्राइमरी राइजोइड्स बनाते हैं। इसके विपरीत जो फर्स्ट प्रोटोनिमा है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। इससे जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है यह तंतु पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसकी निचली पर्व संधियों की पेरिफेरल सेल्स से राइजोइड तथा सेकेंडरी प्रोटोनिमा का विकास होता है। ऊपरी पर्व संधियों की परिधीय कोशिकाओं से उत्पन्न पार्श्वों से नए अक्षों का निर्माण होता है। तो देखिए जब जाइगोट है जर्मिनेट हुआ है उस समय जो फर्स्ट राइजोइड के अलावा फिलामेंट बन रहा है उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। आपको मैंने वेजिटेटिव मेथड में एक मेथड बताया था सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो कई बार ये प्राइमरी प्रोटोनिमा से कुछ स्ट्रक्चर निकलती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि नए पादप का निर्माण कर देती है। सामान्यतः प्राइमरी प्रोटोनिमा ही नोड इंटरनोड में विभेदित होता है। इसकी लोअर जो पेरिफेरल सेल्स है उससे राइजोइड्स तथा सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट या एनिमल उसकी लाइफ साइकिल में 2n और n द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी का अल्टरनेट चलना। तो यहाँ पे देखिए कारा के अंदर मेन प्लांट n है, गैमीट भी n है। 2n अवस्था केवल कब आई, जाइगोट में आई। वो जाइगोट से वापस आगे म्यूसिस होते ही n में। तो देखिए n और 2n अवस्था जो है अल्टरनेट चल रही है। अधिकांश लंबे समय के लिए क्या होता है, अगुणित है यानी n है। केवल जब जाइगोट बनता है उस समय आता है 2n। इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये देखिए कारा का लाइफ साइकिल। मैं आपको हमेशा कहती हूँ जब आप कोई भी मेंबर पढ़ रहे हैं, चाहे थैलोफाइटा, चाहे ब्रायोफाइटा, चाहे टेरिडोफाइटा, आपको चाहे जिम्नोस्पर्म, आपको ये डायग्राम यदि उस मेंबर का क्लियर है तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए कारा का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 मेथड हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एमॉर्फस बल्बिस और एमाइलम स्टार्स। ठीक है, कारा के देखिए एक्स का मतलब होता है हैप्लॉइड प्लांट। यदि यहाँ मैं 2x लिखूंगी तो हो जाएगा डिप्लॉइड प्लांट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल, मेल वाला ग्लोब्यूल, ये भी हैप्लॉइड है। फीमेल में एग बनेगा, मेल वाले में एंथेरोजोइड बनेगा, ये भी क्या हैप्लॉइड है। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट या स्पोर बना वो क्या है, डिप्लॉइड। जैसे ही जाइगोट और स्पोर
जर्मिनेट होगा तो उसमें क्या होगा, मियोसिस। वापस जो तंतु बनेगा वो क्या हो गया, एन। तो देखिए एन और 2n पीढ़ी अल्टरनेट चल रही है। 2n केवल और केवल यहाँ पे है जाइगोट में, बाकी सारा हैप्लॉइड है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये देखिए कारा का हमने पढ़ा, कारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। कारा के अंदर प्रश्न बनते हैं इसके रिप्रोडक्शन पर, और ग्लोब्यूल, न्यूक्लियल पर, सील्ड सेल, ट्यूब सेल, कोरोनल सेल, इनके ऊपर बनते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले हमने पढ़ा इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने इसका पढ़ा रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ग्रीन एल्गी का तीसरा मेंबर हुआ है, उडोगोनियम, वॉल्वॉक्स एंड देन कारा। नेक्स्ट में हम लेंगे वाउचेरिया। थैंक यू।